हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जी हाँ स्टूडेंट्स, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड का पाठ्यक्रम, जहां आज हम बात करने वाले हैं बाल अवस्था एवं बाल विकास विषय की, जिसकी इकाई 2 की आज बात करेंगे। जी हाँ, बाल अवस्था एवं बाल विकास, जिसकी इकाई है शारीरिक गत्यात्मक विकास, इकाई 2, इसका अंग विभाजन, इन सब की बात आज हम करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें आपको इस इकाई के अंक विभाजन की बात करेंगे, साथ ही साथ लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय, इन सब प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे। साथ ही साथ कौन से प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण है डीएलएड की आने वाली परीक्षा में, और इस परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे, ये जो प्रश्न है इनके उत्तर कैसे लिखने हैं, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न, इनके उत्तर कैसे लिखने हैं, हम ये भी जानेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलते रहें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप भविष्य में किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस एक ऐसी संस्था है जो आपको एडमिशन प्राप्त करवा सकती है। जी हाँ, आपको एडमिशन दिला सकती है। आपका बहुत सारे विविध कोर्सेज में, हमारे जो कोर्सेज ऑफर हैं उनमें है बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, डीएड, बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, रीड, एमपीटीटी, बहुत सारे विभिन्न कोर्सेज की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। जी हाँ, आप विभिन्न तैयार कोर्सेज में तैयारी कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक, स्नातकोत्तर, इन सभी विषयों में, सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और प्रवेश संबंधित सारी जानकारी, फीस से लेकर सब कुछ, परीक्षा तक सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आपको इन नंबरों पर संपर्क करना है और जानना है कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपके लिए क्या क्या कोर्सेज लाते हैं और कहां कहां एडमिशन हो सकता है। भारतवर्ष से आप चाहे किसी भी राज्य के हो, आपको एमपी में एडमिशन मिलेगा। आप जहां चाहेंगे वहां एडमिशन हुआ जिन राज्यों में, और बहुत ही कम फीस में, बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ। जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ, जो भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपको कोर्सेज अवेलेबल कराती है, साथ ही साथ इस तरह के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस देकर, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर आपका परीक्षा में 100% सफलता पास होना सुनिश्चित भी करती है। जुड़े रहिए हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं और बात करते हैं इस इकाई के अंक विभाजन की। तो इस इकाई के अंक विभाजन की बात करें तो ये जो इकाई बाल अवस्था एवं बाल विकास विषय की इकाई 2 है, जिसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास, इस इकाई का कुल अंक आवंटित हैं 13। जी हाँ, इस इकाई 2 पर कुल जो अंक आवंटित किए गए हैं वो कुल 13 अंक आवंटित किए गए हैं। एक इकाई को पढ़ के 13 नंबर मिल सकते हैं। इस 13 नंबर में से 1 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। जी हाँ, 1 नंबर के 4 प्रश्न, यानी वस्तुनिष्ठ 1 आएगा, 2 इसमें रिक्त स्थान आएंगे, साथ ही साथ एक वाक्य वाला भी आएगा। तो इस प्रकार से कुल 4 नंबर, 2 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 4 अंक का 1 प्रश्न। तो इस प्रकार से कुल मिला के 4 3 7 7 8 9 9 4 13, तो इस प्रकार से कुल 13 अंक आवंटित है इस इकाई पर। इस इकाई को पढ़ के आप 13 अंक हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई इस इकाई 2, जिसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास। अब इकाई का नाम ही है शारीरिक गत्यात्मक विकास, तो याद रखिएगा शारीरिक गत्यात्मक विकास से जुड़ा हुआ सवाल तो आएगा ही आएगा। जी हाँ, शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ, गत्यात्मक गतिशीलता, इससे कोई विकास जुड़ा हुआ है तो इनके ऊपर प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको किसी इकाई को पढ़ते वक्त उस इकाई के टॉपिक को जान लेना है कि आखिरकार ये टॉपिक है किस पर, तो इससे संबंधित प्रश्न आ कैसे सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, वही आपको पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं शारीरिक गत्यात्मक विकास की, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की। जी हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं बाल अवस्था बाल विकास की इकाई 2, जिसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कौन से हैं। तो शुरू करेंगे सबसे पहले से, जो है कि बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया था। भाई, कौन सा वैज्ञानिक, कौन सा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक व्यक्ति है जिसने बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव, बालक का जो विकास होता है उसमें बुद्धि तत्व का कितना प्रभाव पड़ता है, इस बात का अध्ययन किसने किया था। भाई, इस बात का अध्ययन किया था टर्मन ने। जी हाँ, विज्ञानी टर्मन ने, जो वैज्ञानिक टर्मन है, इन्होंने इस बात का अध्ययन किया था कि बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इससे बहुत प्रभावित होती है बालक का विकास बुद्धि की वजह से। अगर बालक की बुद्धि तीव्र है तो उसका विकास भी बहुत तीव्र होगा, है ना। तो इन सब बातों को इसमें रखा गया था, ये ध्यान रखा था। दूसरा, चलिए दूसरी बात करते हैं, अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। भाई, ये जो अधिगम सिद्धांत आया था, अधिगम यानी सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम का जो सिद्धांत आया था, उसके प्रवर्तक कौन थे। तो उसके प्रवर्तक थे रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। जी हाँ, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स अधिगम
सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक। अगर वस्तुनिष्ठ में आया तो डायरेक्ट एक आपको चुनना होगा, खाली स्थान में आएगा तो अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक डैश, ब्लैंक्स आएगा खाली स्थान, फिर थे तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। और हो सकता है आपको एक वाक्य में पूछे तो एक वाक्य में आ सकता है, तो आपको लिखेंगे कैसे? अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स थे, ऐसा आप लिखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा, बालक का विकास प्रारंभ होता है कब से? भाई बालक का जो विकास होता है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। बालक जब अपनी माता के गर्भ में होता है, पेट में होता है, तभी से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। उसके शारीरिक अंगों का विकास है ना, उसकी आंखें बनना, उसके हाथ पैर चलना, उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे बालक का जो विकास होता है वो माता के गर्भ में, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बालक का जो विकास है, विकास की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होती है? तो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है। जी हाँ, बालक के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न को। शिशु मना करने पर भी अग्नि को स्पर्श कर लेता है, क्योंकि भाई जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम मना करते हैं कि आग से हाथ जल जाएगा बेटा, हाथ नहीं छूना, फिर भी वो आग को हाथ लगा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा होती है। वो अभी सही और गलत का अंतर नहीं समझते, वो बस उनके मन में जिज्ञासा होती है और वो अपने जिज्ञासावश अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए, सेटिस्फाई, संतुष्टि करने के लिए उस चीज को छूते हैं। तो आप कितना भी छोटे बच्चे को या किसी को सिखा लीजिए, शिशु अवस्था में बालक को, बालिका को कितना भी समझा लीजिए कि ये गलत है, इससे नुकसान होगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर भी वो जिज्ञासावश करेगा ही करेगा। तो उसमें बालक की गलती नहीं है। याद रखिएगा कि शिशु मना करने पर भी अग्नि को स्पर्श कर लेता है क्योंकि वह जिज्ञासु होता है, क्योंकि वह जिज्ञासु होता है। आपको ध्यान रखना क्या होता है? वो जिज्ञासु होता है। अगला देखिए, नवजात शिशु होता है क्या? जिज्ञासु। भाई नवजात शिशु जिज्ञासु होता है, वो अभी शारीरिक विकास की सबसे सही अवस्था में होता है, बहुत ही प्रभावशाली, सबसे ज्यादा उसका शारीरिक विकास इसी ऐसा अवस्था में ही होता है। साथ ही साथ वो बहुत जिज्ञासु होता है, उसमें जिज्ञासा होती है हर चीज को देखने, जानने, सोचने, समझने की, देख कर, छू कर। देखना बच्चे कोई भी चीज को उठाकर सीधा मुंह में रख लेते हैं, उसे खाने की कोशिश करते हैं, खिलौना होगा, पेन हो गया, कुछ भी आप देंगे, क्योंकि वो जिज्ञासा बस देखते हैं आखिर ये है क्या, ये किस चीज से बना है, क्या है, इसे खाया जा सकता है क्या? तो बालक में बहुत जिज्ञासा होती है शिशु अवस्था में। जी हाँ, तो नवजात शिशु बहुत ही जिज्ञासु होता है। अगला देखिए, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? दुख सुख। भाई बाल्यावस्था में जब छोटे होते हैं तो दुख और सुख सबसे प्रभावशाली संवेग होते हैं। भाई तुरंत दुख हो जाता है, तुरंत सुख हो जाता है, छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पे बहुत दुख होने लगता है। तो बाल्य अवस्था की जो अवस्था है उसमें जो सबसे अधिक सर्वाधिक प्रभावशाली कोई संवेग है, कोई भावना है, तो वो है दुख और सुख। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? जो कोहल वर्ग विज्ञानी है, वैज्ञानिक है, उनका विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? भाई तो नैतिक विकास से। किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन्म के समय बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? भाई जन्म के समय सामान्य मनुष्य, वैसा आप और मैं जैसे हैं, तो हमारे जो शरीर में 206 हड्डियां होंगी, बशर्ते किसी का हाथ टूटा हो तो उसमें 2 क्रैक ना हुए, है ना, 2 पार्ट ना हुए, तो 206 हड्डियां होती है कुल मिलाकर हमारे शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के। लेकिन नवजात शिशु जो होता है, बालक जो होता है, भाई उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो उसके शरीर में कुल 270 हड्डियां होती है। जी हाँ, आप बोलेंगे छोटा शरीर, इतनी हड्डियां? जी हाँ, कई सारी हड्डियां बाद में मिलकर एक हड्डी बन जाती है, मिल के मजबूत हड्डी बन जाती है। जी हाँ, तो 270 हड्डियां होती है नवजात शिशु के जन्म के वक्त, है ना, बच्चे के जन्म के समय बच्चों में हड्डियों की संख्या 270 होती है। सामान्य मनुष्य में, हम जैसों में, वयस्कों में 206 होती है, किशोर वयस्क में 206 हड्डियां, किंतु शैशवावस्था और बालिक अवस्था में 270 हड्डियां ही होती हैं, ध्यान रखना है। ही नहीं, 270 ज्यादा हो गया, 206 से तो ज्यादा ही है। चलिए फिर देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र किसे कहा गया है? स्नायु मंडल को कहा गया है। जी हाँ, जो स्नायु मंडल है वो शारीरिक विकास का क्षेत्र है। स्नायु मंडल, जहां से हम सांस लेते, पूरा जो हमारा पार्ट है, ये पूरा भाग जो स्नायु वाला, वही हमारा स्नायु मंडल है। इससे हमारे शारीरिक विकास का क्षेत्र कहा जाता है, इससे हमारा शारीरिक विकास प्रभावित होता है। विकास, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। क्या कहेंगे? शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। अगला देखिए, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के जो दांत आते हैं, जो दांत आते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है बालकों में? तो होती है 20। वयस्क में तो 32 होते हैं, हम जानते हैं, आप और हम जो है वयस्क होने पर, उम्र होने पर 32 दांत आते हैं। लेकिन जो बालक होते हैं उनमें कितने दांत होते हैं? वही बच्चों में अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है। 20 होती है अस्थायी दांतों की संख्या। जी हाँ, टेम्पररी, अस्थायी। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर आपको जितने भी 10 दिखे, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है, 1 वर्ड वाले हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर बाद में दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय के प्रश्नों की बात करेंगे। तो सबसे पहला, बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किया किसने? भाई टर्मन वैज्ञानिक ने।
बाल विकास में बुद्धि तो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन पहली बार किसने किया? टर्मन जी ने किया था भाई। दूसरा, अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। जी हाँ, कौन? रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक थे रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। अगला देखिए, बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। बालक का जो विकास होता है वो कब से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। अगला देखिए, शिशु मना करने पर भी अग्नि को स्पर्श कर लेता है, क्योंकि वह जिज्ञासु होता है। शिशु जो होता है वो मना करने पर भी अग्नि को स्पर्श कर लेता है, क्योंकि वह जिज्ञासु होता है। अगला, नवजात शिशु होता है कैसा? जिज्ञासु। भाई जिज्ञासु होता है, साथ ही साथ शैशवावस्था में ही, नवजात वाली अवस्था में ही उसका शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। के पश्चात, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशील होते हैं? तो बाल्यावस्था में सर्वाधिक प्रभावशील जो संवेग है वो है दुख और सुख। जी हाँ, दुख सुख जो है ये सबसे प्रभावी संवेग है। सबसे ज्यादा असर इन्हीं चीजों का पड़ता है बालक के मन पर बाल्यावस्था में। इसके पश्चात, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? नैतिक विकास पर। जी हाँ, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। अगला देखिए, जन्म के समय बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जन्म के समय बच्चों में हड्डियों की संख्या 270 होती है। जन्म के समय बच्चों में कुल जो हड्डियां होती है उनकी संख्या जो होती है 270 होती है। जन्म से बच्चों में हड्डियों की संख्या 270 होती है। अगला, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल है। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। अगला देखिए, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। बच्चों में जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 20 होती है कुल। अगला देखिए, अब यहाँ पर हमारे सारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, जो आपको वस्तुनिष्ठ के फॉर्म में, रिक्त स्थान के फॉर्म में, या फिर एक वाक्य में उत्तर इसके फॉर्म में इस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक, अब बढ़ते कुछ अन्य लघु उत्तर प्रश्न की तरफ, अति लघु उत्तर या लघु उत्तर की तरफ। पहला, इसमें शारीरिक गत्यात्मक विकास की परिभाषा लिखिए। शारीरिक का गत्यात्मक, शरीर का गत्यात्मक क्रियात्मक विकास। जी हाँ, गत्यात्मक और क्रियात्मक एक ही होता है, दोनों पर्यायवाची शब्द है। अगर आपको शारीरिक क्रियात्मक या फिर क्रियात्मक विकास का परिभाषा बोले या फिर शारीरिक गत्यात्मक विकास की परिभाषा बोले, तब भी आपको एक ही लिखना। याद रखिए, क्रियात्मक और गत्यात्मक दोनों एक ही है। ठीक, तो देखिए, शारीरिक गत्यात्मक विकास की परिभाषा क्या है? बालक के क्रिया करने की क्षमता, बालक के क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही क्या कहते हैं? गत्यात्मक या फिर क्रियात्मक विकास कहते हैं। बालक के क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही गत्यात्मक या फिर क्रियात्मक विकास कहते हैं। सीधा सीधा इसका डेफिनेशन है, उसका परिभाषा है। बालक के क्रिया करने की क्षमता को गत्यात्मक या फिर क्रियात्मक विकास कहते हैं। गत्यात्मक या फिर क्रियात्मक विकास एक ही है। गत्यात्मक विकास का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक विकास का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना भाई, गत्यात्मक विकास और क्रियात्मक विकास का मतलब ये है कि बालक जो होता है उसके क्रिया करने की क्षमता का विकास, उसके काम करने का, क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही गत्यात्मक या फिर क्रियात्मक विकास कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। परिपक्वता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भाई जो परिपक्वता, मैच्योरिटी होती है, परिपक्व होना, मैच्योरिटी होना, बच्चों की तरह नहीं एकदम समझदार होना, जिम्मेदार होना, उसे परिपक्वता कहते हैं। तो परिपक्वता का अर्थ स्पष्ट करना है। भाई परिपक्वता का मतलब क्या? परिपक्वता का अर्थ मानसिक एवं शारीरिक विकास की प्रक्रिया से। अगर कोई व्यक्ति शरीर से बड़ा हो गया है, मतलब वो 20-25 सालों का हो गया, अच्छा खासा, लेकिन अभी भी छोटे बच्चे की तरह हरकतें करता है, तो पूरा परिपक्व नहीं हुआ है। बात बात पे चिढ़ जाता है, बात बात पे रोता है, हंसता है, बुरा मान जाता है, तो ये परिपक्वता की निशानी नहीं है। परिपक्वता की निशानी क्या है? जीवन में कठिनाइयां हैं तब भी उसका डटकर सामना करना है। जीवन में खुशियां हैं तब भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, संयम बनाए रखना है। तो इसे परिपक्वता कहते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास की क्रिया को ही परिपक्वता कहा गया है। अगला देखिए, बुद्धि परिपक्वता एवं शारीरिक विकास में अंतर समझाइए। भाई बुद्धि का परिपक्व होना और शरीर का परिपक्व होना, इसमें अंतर क्या है? भाई बुद्धि का परिपक्व होना अर्थात हमारे भावनाओं, संवेगों, इनके ऊपर संयम आना, इनके ऊपर इनका विकास होना। साथ ही साथ शारीरिक विकास की बात करें तो हमारे शरीर के विकास की बात होगी, हमारे शरीर का सुडौल बनना, है ना, ये हमारे शारीरिक विकास से संबंधित है। तो अंतर क्या रखना है आपको कि बुद्धि परिपक्वता जो है वो मानसिक है, जबकि शारीरिक विकास तो जो है बाहरी है, भौतिक है। जी हाँ, इसमें भौतिक विकास देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको बता दी कुल 13 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर।
जिसमें से 10 जो है वस्तुनिष्ठ के लिए, इसमें से 4 तो गारंटेड आएंगे ही आएंगे। जी हाँ, 4 एमसीक्यू, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 रिक्त स्थान, एक एक के वाक्य वाले और एक जो है वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, चूज द करेक्ट। तो ये 4 मैंने आपको बता दिए, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही 4 परीक्षा में आएंगे और आपकी परीक्षा दृष्टि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन पूरे को आप स्क्रीनशॉट लेकर लग सकते हैं या फिर कॉपी किताब में अपने लिख भी सकते हैं अच्छे से और कंठस्थ कर दीजिएगा, परीक्षा में यही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो हो गया महत्वपूर्ण कुछ 13 प्रश्न उत्तर, लेकिन इस इकाई से और भी कुछ प्रश्न उत्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात हम करेंगे। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लेकिन उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उनके उत्तरों की बात करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये चैनल आपको पसंद आया है तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप विविध कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। भारतवर्ष के सैकड़ों छात्रों ने अभी तक प्रवेश लिया है, प्रवेश लेकर अच्छी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है, साथ ही साथ उच्च पदों पर नियुक्त भी हुए। तो आप भी विविध प्रकार के कोर्सेज जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, सिर्फ डीएड, सिर्फ बीएड, रीड, एमपीटीटी, इन प्रकार के विभिन्न कोर्सेज में और भी अवेलेबल उपलब्ध हैं। अगर आप इनमें प्रवेश चाहते हैं डिस्टेंस मोड से, रेगुलर, नियमित या स्वाध्यायी जैसे भी चाहते हैं, आपको सभी माध्यम से कोर्स उपलब्ध हैं। साथ ही साथ इस तरह के वीडियो लेक्चर्स, क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना सरकारी अधिकारी बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ से सैकड़ों छात्रों ने यहाँ से पढ़ाई की है, विश्वसनीय संस्थाओं में वो हैं और हमारा एजुकेशन सर्विस श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जो भारतवर्ष के सभी छात्रों को विभिन्न राज्यों से लाकर प्रवेश देता है, साथ ही साथ उच्च पदों पर नियुक्ति उनकी हो जाती है। तो आप भी अगर अपना सरकारी अधिकारी बनने का, डिग्री प्राप्त करने का सपना इच्छा रखते हैं तो आज ही जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। यदि कोई क्वेरी, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी, फीस से लेकर सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने वीडियो पर और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है दीर्घ उत्तरीय का कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बतलाइए। कारक यानी कि वो कारण जिनसे शारीरिक विकास प्रभावित होता है, जिनके वजह से शरीर का जो विकास है या तो बढ़ जाएगा या तो रुक जाएगा, यानी उनके अच्छे होने से विकास होगा और उनके खराब होने से विकास रुक जाएगा, उसकी बात करनी है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न है शारीरिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक बतलाइए। तो हम डायरेक्टली ऐसे उत्तर नहीं लिख देंगे कारक 1, कारक 2, कारक 3, नहीं, हम लिखेंगे भाई शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित दिए गए हैं, ऐसा एक लाइन लिखेंगे। जी हाँ, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, तो उन कारकों में से कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित दिए गए, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक, फिर नंबर 1 नीचे वंशानुक्रम, वंशानुक्रम लिख के फिर दूसरा नंबर नहीं लिखेंगे, वंशानुक्रम लिख के डैश देंगे और उसमें लिखेंगे कि वंशानुक्रम जो है वो प्रभावित करता है बालक के शारीरिक विकास को। अगर वंश में दादा दादी, चाचा चाची, पिताजी माताजी, इनमें से किसी का शारीरिक कोई त्रुटि है तो बहुत संभावना है कि आने वाले बालक में भी वो त्रुटि होगी। आपने देखा होगा अक्सर कि जिनके माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे नहीं होते हैं, वो भी, और कि अगर हाइट कम है किसी की, जो लंबाई है कम है, तो वो जो बालक होते हैं उनकी भी लंबाई कम ही होती है। तो ये वंशानुक्रम है, हमें अपने वंश से मिलता है, ये हम चुनाव नहीं करते। जैसे माता पिता, जैसे दादा दादी, वैसे ही बालक भी हो जाएंगे। नंबर 2 भौतिक वातावरण। हमारा जो भौतिक वातावरण होगा, आपने देखा होगा कि कुछ ठंडे इलाकों में जो लोग रहते हैं वहां देखोगे तो पूरे गोरे गोरे सफेद दिखाई देते हैं, उनके स्किन का कलर साफ होता है बिल्कुल। जबकि कुछ गर्म स्थानों पर, गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग देखोगे तो उनके स्किन कलर जो आपको मिलेगी डार्क मिलेगी, थोड़ा सा है ना, गहरा रंग मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि भौतिक वातावरण का है। अगर भौतिक वातावरण सही होगा तो अच्छी खासी लंबाई होती है, अच्छी खासा शारीरिक विकास होता है। जी हाँ, तो भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है शारीरिक विकास। अगला देखिए कि आहार, जिस प्रकार का आहार मिल रहा है बालक को, आप देखेंगे जो खूब खाना भरपेट खा रहे हैं, विटामिन से भरपूर सारी चीजें खाने खा रहे हैं, पूरा विटामिन मिनरल सब मिल रहा है, एक संतुलित आहार मिल रहा है, तो उस बालक का शरीर का बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो बेचारा सही ढंग से खाना नहीं खा पा रहा तो उसको आप देखोगे कुपोषण का शिकार होते हो। आप देखोगे गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे एकदम पतली सूखी हड्डी जैसे रहते हैं, देखा होगा आपने। जी हाँ, तो संतुलित आहार की कमी। फिर रोग, अगर कोई रोग हो जाता है तो भाई उससे भी तो विकास प्रभावित होता है, तो रोग जो है विकास प्रभावित करते हैं। अगर कोई रोग रहित है, कोई बीमारी नहीं है, तो भाई उसका तो विकास होगा, फटाफट शरीर बढ़ेगा। आपने कई बार छोटे बालक को देखा होगा जिसकी तबीयत बार बार खराब होती है, उसका विकास कम धीरे धीरे होता है, और जो बालक की तबीयत खराब नहीं होती उस फटाफट हाइट बढ़ती है, शरीर बढ़ता है। जी हाँ, तो उसका विकास जल्दी होता है।
बुद्धि, अगर बुद्धि परिपक्व है, बुद्धि का विकास हुआ है, तो भाई शरीर का विकास भी होगा। जी हाँ। विटामिन, विटामिन की कमी से भी, कई प्रकार के विटामिन से ही हमारे शरीर का ग्रोथ होता है। विटामिन अगर सही मिलेंगे तो बाल नहीं झड़ते, बाल सफेद नहीं होते। विटामिन सही मिलेगा तो हमारे स्किन का कलर सही रहेगा, हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, वरना अनेक प्रकार के रोग हमें घेर लेंगे अगर विटामिन की कमी हो तो हमारा शारीरिक विकास विटामिन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। फिर देखिए बुद्धि, यौन, यौन का अर्थ है भाई यौन अंतर, यौन का अर्थ है लड़का लड़की होना, यानी कि मान लीजिए कोई लड़का है तो उसका शारीरिक विकास अलग ढंग से होगा, अलग तरीके से होगा। अगर कोई लड़की है तो उसका भी विकास जो होगा अलग ढंग से, अलग तरीके से होगा। लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, जिसके कारण से उनमें, उनके शरीर में जल्दी बदलाव आ जाते हैं, वो जल्दी ही विकास हो जाता है उनका, जबकि लड़कों का थोड़ा कम होता है, धीमे होता है। तो ये शारीरिक विकास जो है इस पर भी निर्भर करता है, यौन पर भी। अंतरस्रावी ग्रंथियां, यानी कि जो हार्मोन्स देने वाली ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, अंदर से जो हार्मोन्स निकालती हैं जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, शरीर के अंगों का विकास होता है, वो इन ग्रंथियों पर भी निर्भर करता है। अगर इन ग्रंथियों से अच्छे हार्मोन्स निकले पर्याप्त मात्रा में तो हमारे शरीर का अच्छा खासा विकास होगा, लेकिन अगर नहीं निकले तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, अनेक प्रकार के रोग जकड़ लेंगे। अगला है पारिवारिक प्रभाव। जिस माहौल में, जिस परिवार में रहेंगे, उस परिवार का, उस माहौल का भी असर पड़ता है विकास में। जी हाँ, हमारे शारीरिक विकास में उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये कारण होगा कि इसके शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या? वंशानुक्रम, भौतिक वातावरण, आहार, रोग, बुद्धि, विटामिन, बुद्धि, यौन, अंतरस्रावी ग्रंथियां, पारिवारिक प्रभाव, ये सारे जो है ये कारक हैं शरीर के विकास को प्रभावित करने वाले। अगला देखिए, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं लिखिए। जो क्रियात्मक विकास होता है उसकी विशेषताएं, जो क्रियात्मक विकास आएगा उसकी विशेषताएं। पहला, निश्चित क्रम, हम इसमें भी वही लिखेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। क्रियात्मक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं, या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब क्रियात्मक विकास और गत्यात्मक विकास एक ही होता है, मैं पहले बता चुका हूं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछ देता गत्यात्मक विकास की विशेषताएं बताइए, तब भी आप यही बताते। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं क्रियात्मक विकास की विशेषताएं। सबसे पहला, निश्चित क्रम। जी हाँ, निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित तरीके से ही होता है इसका विकास, निश्चित तरीके में ही बढ़ता है। जी हाँ। दूसरा, बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर, पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होगा, फिर छोटी मांसपेशियों का। जी हाँ, जैसे कि हमारे जांघ में बड़ी मांसपेशियां होती हैं, हमारे पेट में बड़ी मांसपेशियां होती हैं, पहले उनका विकास होगा, फिर हमारे शरीर में, उंगलियों में, हाथों में जो मांसपेशियां हैं उनका विकास धीरे धीरे होगा। तो बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर। अगला, क्रियात्मक विकास परिपक्वता का फल है। अगर कोई व्यक्ति परिपक्व है तो उसकी क्रिया भी परिपक्व नजर आएगी अच्छी। अगर कोई छोटे बच्चे जैसी हरकत कर रहा है, अपरिपक्व है, बचकानी हरकतें हैं, तो उसकी क्रियाएं भी कैसी होंगी? बचकानी ही होंगी। तो जो परिपक्वता है उसका फल सीधा सीधा क्रियात्मक विकास पर दिखाई देता है। तो अगर परिपक्वता रहेगी तो क्रियात्मक विकास रहेगा। अगला देखिए, व्यक्तित्व भिन्नता। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भिन्न विकास के दौर से गुजरते हैं, अलग अलग विकास होता है। आप देखिए, दो भाई होते हैं घर में, दोनों भाइयों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं बताता हूँ मेरा एग्जांपल, मेरा ही भाई मुझसे लंबा हुआ है, छोटा भाई है किंतु मुझसे लंबा है। वो बहुत पतला है, मैं थोड़ा फिट हूँ अभी, हेल्दी, लेकिन मेरा भाई बहुत ही पतला है, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा है। तो ये हम में भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता है। वो भी, हमारे माता पिता एक ही है, हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, उसके पश्चात भी हमारे बीच में जो है अंतर है, व्यक्तिगत भिन्नता है। वो, उसके अंदर व्यक्तित्व अलग है, मेरा व्यक्तित्व अलग है, जिनके कारण से हम भिन्न है। अगला, यौन अंतर। यौन अंतर यानी कि वही लड़का लड़की वाला अंतर जो है। अब लड़के जो होते हैं वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, लड़कियां जो होती है कम ग्रोथ करती हैं। शारीरिक रूप से लड़कियां जल्दी ग्रोथ कर जाती हैं, जल्दी बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण से उनमें जल्दी परिपक्वता आती है। और तो और ये यौन अंतर आपको देखने मिलेगा गर्म स्थानों पर ज्यादा, तो गर्म स्थानों पर ज्यादा अंतर देखने मिलेगा। और अब देखेंगे आप लड़कों को, तो लड़कों का शरीर जो होता है सुडौल होता है, लड़कियों का शरीर जो होता है कोमल होगा, उतना सुडौल नहीं होगा, आपने देखा होगा अक्सर, है ना, मजबूत नहीं होगा उतना, ऐसा कहते हैं। तो क्रियात्मक विकास की विशेषताएं होगी। क्रियात्मक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निश्चित क्रम, बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर, क्रियात्मक विकास, परिपक्वता का फल, व्यक्तित्व भिन्नता और यौन अंतर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गामक विकास की विशेषताएं लिखिए। भाई गामक विकास, ये भी प्रश्न आ सकता है ना। तो गामक विकास की विशेषता क्या होती है, भाई ये भी आना चाहिए। तो एक निश्चित क्रम एवं क्रमबद्धता, यहाँ पर भी एक क्रम से होगा, पहले सर का विकास, फिर धड़ का विकास, फिर घुटनों से लेकर पैरों तक का विकास। जी हाँ, तो इस प्रकार से होगा, पहले सर, धड़, हाथ, फिर पैर, ऐसे विकास होगा, यानी कि क्रमबद्धता निश्चित क्रम में होगा, ऊपर से नीचे तक की ओर ही होगा विकास। ठीक। दूसरा,
सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर, पहले छोटी छोटी सामान्य क्रियाएं जैसे हंसना, रोना, बोलना, ये सामान्य क्रियाएं, उसके बाद बड़ी क्रियाएं, विशिष्ट क्रियाएं, दौड़ना, भागना, जी हाँ, हाथ पैर मोड़ लेना, वो क्रियाएं। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं को विकास होता है, पहले छोटी छोटी क्रियाओं का विकास होगा, फिर विशिष्ट बड़ी क्रियाओं का विकास होगा, फिर बड़े से छोटे अंगों की ओर। पहले जो बड़े अंग होते हैं जैसे कि हमारे फेफड़े, जिगर, यकृत, है ना, इन सब, पेट, अमाशय, इन सब ग्रंथों की, इन सब कहते हैं अंगों की, ग्रंथ नहीं सॉरी, अंगों की जो पहले ग्रोथ होगी, यानी इनका पहले विकास होगा, उसके पश्चात फिर छोटे अंगों का विकास होगा। जैसे हमारे शरीर पर छोटे आंख, का नाक, मुंह दिख रहे हैं, उंगलियां दिख रही है, इनका विकास बाद में होगा, पहले जो बड़े अंग है उनका विकास होगा। फिर व्यक्तिगत भिन्नता जो आपकी बताई, भाई व्यक्ति भिन्न होंगे तो उनका विकास भी कैसा होगा, भिन्न भिन्न नजर आएगा। उसके पश्चात अभ्यास, जी हाँ, कोई किस प्रकार का अभ्यास करता है, किस प्रकार की तैयारी करता है, किस प्रकार का शारीरिक अभ्यास है उसका, योगा करता है नहीं करता, खेलकूद में है या नहीं है, तो इस पर भी आधारित है कि हमारा विकास कैसा और कितना होगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का महत्व बताइए। भाई शारीरिक विकास का महत्व क्या है, हमारा शरीर का विकास होना क्यों जरूरी है? शरीर खुश नहीं तो मन खुश नहीं, मन खुश नहीं तो पूरा जीवन खुश नहीं, और शरीर विकास से हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, खुश रहते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो आप जानते हैं, शरीर का स्वस्थ होना क्यों आवश्यक है, शरीर का विकास होना, लंबाई बढ़ना, ये सब का विकास क्यों आवश्यक है, ये हमें लिखना है। तो बहुत आसान है, आप खुद के ऊपर भी जांच परख कर लिख सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो सारे प्रश्न हो गए यहाँ पर कुल मिला के 17 प्रश्न उत्तर हो गए, सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें से पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर, आज की इस इकाई में हमने इतना ही देखा। इकाई 2 जिसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास, हम इतना ही पढ़ेंगे। और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वीडियो को देखकर, इस 25 मिनट के 24 मिनट के वीडियो को देखकर आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा 13 अंक हासिल कर सकते हैं। इसका अंक विभाजन बताया मैंने 13 अंकों का। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जो कि हो गए इकाई 3 के वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।